So welcome to second part of respiration, life process part 2. So we were studying about respiration. Now respiration जो है इसके थ्रू हमें एनर्जी मिलता है और ये दो टाइप के हैं. फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ये प्रोसेस होता है लंग्स के थ्रू. और सेकंड आता है इंटरनल रेस्पिरेशन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और इसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. और इसके अंदर भी फिर से टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है. द फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज होता है ऑक्सीजन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को यूज करना और ऑक्सीजन को नहीं यूज करना, ये डिसाइड करता है ऑर्गेनिज्म. अगर बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, हैवी ऑर्गेनिजम्स है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और बैक्टीरिया के जैसे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको एनर्जी कम लगता है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन को फॉलो करते हैं. सो लेट्स स्टडी दिस थिंग इन वेरी डिटेल. सो लेट्स गो नाउ. नाउ प्रोसेस ऑफ breathing involves exchange of gases. Take in oxygen and give out carbon dioxide. ये प्रोसेस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में होता है जिसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल किया जाता है. तो ब्रीथ इन और ब्रीदिंग आउट, जब ब्रीथ इन करते हैं तो चेस्ट एक्सपांड होता है और चेस्ट एक्सपांड होने के वजह से डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से चेस्ट एक्सपांड होता है. डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एयर अंदर आ जाता है और जैसे एयर अंदर आने के बाद चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा और डायफ्राम रिलैक्स होगा जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है. तो ये जो प्रोसेस है ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, इसे कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. वेयर एज प्लांट्स के अंदर अगर देखेंगे और हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर देखेंगे तो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है, बट प्लांट्स के अंदर सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन होता है जिसके अंदर सबसे पहले लाइट एनर्जी की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट बनाता है. और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को यूज करता है. ऑक्सीजन को यूज करके उनके माइटोकॉन्ड्रिया में उनको एटीपी मिलता है और एटीपी मिलके फिर CO2 रिलीज करता है और वो CO2 फिर से कंबाइन होता है, ग्लूकोज बनाता है. तो ये प्रोसेस उनके बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू होता है. तो लेट्स सी ये होता कैसे सेलुलर रेस्पिरेशन. तो इसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा इनटू एटीपी एंड CO2. तो कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी में डिवाइड होता है. तो ये होता कैसे? सबसे पहले ग्लूकोज ये हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है. ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होके ये बन जाता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और इसके साथ एनर्जी रिलीज होता है. और ये पूरा प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. जब ग्लूकोज अंदर जाते ही ये एंटर होता है इन ग्लाइकोलाइसिस, फिर होता है क्रेब्स साइकिल, फिर होता है ETS. इसके थ्रू फिर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनता है. और ये जो प्रोसेस है एक सिस्टमैटिक वे में होता है और इसको 2 डिफरेंट मेथड्स में हम लोग समझाते हैं. सबसे पहला मेथड है एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्व होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में. एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ हमें 2 ATPs मिलता है, ओनली 2 ATPs. और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें मिलता है 38 ATPs. सो एरोबिक रेस्पिरेशन हायर ऑर्गेनिज्म में होता है तो जिनके ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा होता है और एनर्जी का डिमांड ज़्यादा होता है जिसमें 38 ATPs मिलते हैं. और जहाँ पर एनर्जी का डिमांड कम रहता है वहाँ पर हमें सिर्फ 2 ATPs मिलता है. तो एनिमल्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और बैक्टीरिया के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू लैक्टिक एसिड एनिमल्स में. और सेकंड प्लांट्स और फंगस के अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो लैक्टिक एसिड 3 कार्बन के हैं मॉलिक्यूल, तो ये 2 लैक्टिक एसिड बन सकते हैं. और ग्लूकोज जब इथेनॉल बनता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. तो ये दोनों जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन में. अगर आपको क्वेश्चन आता है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट्स क्या मिलता है तो आपका आंसर रहेगा लैक्टिक एसिड एंड इथेनॉल. लैक्टिक एसिड प्लांट्स एनिमल्स में होता है और इथेनॉल प्लांट्स में होता है और फंगस में होता है. इसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज 3 स्टेप में ऑक्सीडाइज होता है. सबसे पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा स्टेप है क्रेब्स साइकिल
और इसको ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड भी साइकिल भी कहते हैं। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये प्रोसेस में सबसे पहला है ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का जो प्रोसेस है इसे हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और एक बार पायरुवेट बन गया, ये पायरुवेट एंटर करता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, और जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल करके होता है, इस क्रेब्स साइकिल के थ्रू हमें एटीपीज मिलता है। और फिर ये जो NADH2 बनाता है वो ETS में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहां पर हमें फाइनल ATP मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको बहुत सिंप्लीफाई किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, हम राइस जो खाते हैं वो राइस को एग्जैक्टली नहीं खाते, उसको हम बॉईल किया जाता है, उसे हम और टेस्टी बिरयानी बनाते हैं और देन हम खाते हैं। द सेम वे ग्लूकोज भी डायरेक्टली एनर्जी नहीं देता है, तो ग्लूकोज से पहले पायरुवेट बनाना पड़ता है, फिर पायरुवेट को क्रेब्स साइकिल में, फिर वहां से ETS, फिर वहां से हमें एनर्जी मिलता है। तो ये जो प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है ये 2-3 स्टेप में, सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने वाला स्टेप, तो जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा और ATP बनाता है और NADH2 बनाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, बहुत सारे 10 स्टेप्स का प्रोसेस है, और ये फाइनली 10 स्टेप्स के बाद में हमें पायरुविक एसिड मिलता है। याद रखो फ्रेंड्स, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का कंपाउंड है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो आपका जब एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा तो आपको 2 पायरुविक एसिड मिलेंगे, और ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम, और वहां से वो एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में। तो ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके 2 पायरुविक एसिड बनाते हैं, और ये पायरुविक एसिड एंटर करता है इनटू दिस पायरुविक एसिड एंटर्स इनटू क्रेब्स साइकिल। और इसमें पहले कुछ स्टेप्स तक एनर्जी इन्वेस्टमेंट करता है, और नेक्स्ट लास्ट के कुछ स्टेप्स में एनर्जी हार्वेस्ट करता है या एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रोसेस में टोटल 2 NADH2s मिलते हैं और 2 ATPs मिलते हैं और 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और ये पायरुवेट मॉलिक्यूल्स आगे जाकर क्रेब्स साइकिल में जाते हैं। नेक्स्ट इस क्रेब्स साइकिल, या इसको TCA साइकिल कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, जिसमें हमारे जो अभी तक ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बना और ये पायरुविक एसिड से आगे जाकर एसिटाइल कोएंजाइम A बना है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करता है इनटू क्रेब्स साइकिल। और ये क्रेब्स साइकिल में एक बार एंटर होने के बाद फिर वहां से एक साइकिल में जाता है जिसको मैं क्रेब्स साइकिल कहा। तो वहां पर बहुत सारे इंटरमीडिएट बनता है, सिट्रिक एसिड और आइसोसिट्रिक एसिड, ऐसे बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनने के बाद फाइनली ये 5 कार्बन कंपाउंड, फिर 4 कार्बन कंपाउंड, फिर वहां से कुछ बहुत सारे CO2 बाहर जाना, फिर वहां से NADH2 बनाना, फिर फाइनली हमें एक साइकिल में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 4 कार्बन 5 कार्बन प्रोडक्ट्स। और इस प्रोसेस में मेन बनता है FADH2 और NADH2, और ये NADH2 FADH2 आगे जाकर हमें ATP देने वाले हैं। तो इस तरह से हम जो ग्लूकोज खाते हैं, हमारे फूड में जो ग्लूकोज हम खाते हैं, वो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में जाता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड बनने के लिए, और फिर ये पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है, फिर यहाँ से बहुत सारे NADH2 को बनाता है, और ये सारे NADH2 ETS में चला जाते हैं, और ETS में NADH2 जो है ब्रेकडाउन होता है FADH2 में, और FADH2 ब्रेकडाउन होते हैं बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स के साथ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसके लिए इसको कहते हैं, और वहां से हमें मिलता है 3 ATPs। हर NADH2 जो है 3 ATPs देता है। आप ये डायग्राम को समझने की कोशिश करो, जहां जहां पर H+ प्रोटॉन्स अंदर आ रहे हैं वहां पर ATPs बनते हैं, और ये पूरा जो ATPs बनाने का जो प्रोसेस है वो ETS में होता है। तो इस तरह से ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, हमें एनर्जी मिलता है। और इस पूरे प्रोसेस में जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो प्रोसेस हम जिसको कहते हैं अभी तक और जिसको कह रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत लास्ट स्टेप में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन जो मिलेगा इसके वजह से वाटर कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो ऑक्सीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। H+ को ऑक्सीजन कंबाइन होना, फिर इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होना, ये पूरे प्रोसेस में ये ऑक्सीजन का जरूरत बहुत ज़्यादा है। इसके लिए ये पूरा प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं, और इसके लिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज कंप्लीटली हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, ये जो भी ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू कंप्लीट हो गया, वो CO2 को और वाटर को जनरेट करता है। ये CO2 और वाटर जो है
फिर बाहर जाता है हमारी बॉडी से और वहाँ पर आपको मिलेगा ATP। तो फाइनल आउटकम क्या है, ग्लूकोज जो है 2 ATPs दिया ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, फिर वो क्रेब्स साइकिल में चले गए, फिर वहाँ से ETS में गए और वहाँ पर ऑक्सीजन के कंबाइन हो गए, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गए, फाइनली हमें ATPs मिला। तो ये पूरा प्रोसेस है, ग्लूकोज कंबाइन होना ऑक्सीजन के साथ और वहाँ पर CO2 मिलना एंड वाटर मिलना। तो ये पूरा प्रोसेस जिसमें आपको फाइनली ATPs मिल रहा है एंड देन दिस प्रोसेस जिसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो है क्रेब्स साइकिल है और क्रेब्स साइकिल के बाद में ATP बनाना, और ये 32 ATPs बनते हैं, टोटल जो है 38 ATPs बना जाता है इस प्रोसेस में। और व्हाट इज ATP? ATP इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। हमारे बॉडी में अगर कोई एनर्जी देता है तो वो है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारे बॉडी में एनर्जी देता है। और केमिकली जो ATP जो मैं बोल रहा हूँ, दिस ATP, इसको हम लोग एडिनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड भी कहते हैं या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं, जिसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहता है। और ये जब भी ATP हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन होता है तो हमें एनर्जी मिलता है। तो इस ATP में 3 चीजें रहते हैं, सबसे पहले एडेनिन, और दूसरा होता है एक पेंटोस शुगर, और तीसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप के अंदर एनर्जी रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो एडेनिन है इसमें एक नाइट्रोजनस बेस है और एक पेंटोस शुगर है, और यहाँ पर है 3 फॉस्फेट, इसके लिए इसको ATP कहा जाता है। और ये लास्ट जब फॉस्फेट ब्रेकडाउन होगा वहां पर हमें एनर्जी मिलता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नाउ जब ये लास्ट बॉन्ड जब ब्रेकडाउन होता है, आप ये डायग्राम को अच्छे तरह से समझ लो। जब हमारे बॉडी में एनर्जी कम होता है तो ये देखो बैटरी, ये एनर्जी चार्ज्ड है, जो ATP है। और जब जब हमारे बॉडी में एनर्जी ब्रेकडाउन होता है, डिस्चार्ज होता है, तो ये इसको ब्रेक डाउन किया जाता है। जब इसको ब्रेक डाउन किया जाता है तो फिर से चार्जिंग हो जाता है। मतलब हमारे बॉडी में जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास ATP है। इसको हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। तो हमारी बॉडी में जब भी एनर्जी की कमी होता है तो वहाँ पर ATP ब्रेक डाउन होता है। और ये क्रेब्स साइकिल में हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलता है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, ये सारे जो है क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं और डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम A। और लिपिड्स हमारे बॉडी में जो भी हम फैट्स खा रहे हैं तो उसमें लिपिड्स है, और ये लिपिड्स डायरेक्टली अमीनो एसिड बन के एसिटाइल कोएंजाइम में बन के फिर वहाँ से हमारे बॉडी में जाकर फिर वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं। तो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला स्टेप है क्रेब्स साइकिल। तो इसके लिए सर हैंस क्रेब, ये साइंटिस्ट का नाम है, उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। और जो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें मिलता है ये क्रेब्स साइकिल के थ्रू मिलता है। और ये हर ऑर्गेनिज्म में होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। आज एवरी ह्यूमन बीइंग जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, और इवन मेरे बॉडी में भी अभी जो प्रेजेंटली जो मैंने फूड खाया, चाहे वो प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, लिपिड्स हो, कुछ भी हो, ये अब ब्रेक डाउन हो रहे हैं। और ये ब्रेक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल। तो हमारे बॉडी में जितने भी लिपिड्स है वो फैटी एसिड्स बनते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, और जितने भी प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड्स बनाते हैं। और ये अमीनो एसिड्स, ये ग्लूकोज और ये फैटी एसिड सब कंबाइन होते हैं पायरुविक एसिड बनने के लिए। और ये फाइनली पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, फिर वहाँ से वो क्रेब्स साइकिल में चले जाते हैं, फिर वहाँ से वो ETS में चले जाते हैं, और फाइनली हमें CO2 वाटर और एनर्जी मिलता है। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो, जितने भी हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी हम लोग ले रहे, कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू, प्रोटीन्स के थ्रू, फैट्स के थ्रू, ये सारे जो एनर्जी है ये कंबाइन होके फाइनली हमें क्रेब्स साइकिल में जाके वहां से हमें एनर्जी देता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दिस। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखते हैं हम लोग, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और उनको सबसे कम एनर्जी की जरूरत है। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुविक एसिड बनता है, फिर पायरुविक एसिड डायरेक्टली एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाके फर्मेंटेशन करता है, और फर्मेंटेशन में उनको कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATPs मिलते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है, पायरुविक एसिड भी बन जाता है, बट पायरुविक एसिड बनने के बाद फर्मेंटेशन में चला जाता है, और ये फर्मेंटेशन में जाने के बाद वहाँ से अल्कोहल और लैक्टिक एसिड मिलेगा। तो अल्कोहल और लैक्टिक एसिड जो है उनको सिर्फ 2 ATPs दे सकते हैं। तो ये बहुत सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स में ये प्रोसेस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, और इसको याद रखो, इससे प्रैक्टिस करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
और इसका चार्ट बनाओ। ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होगा, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है, ईटीएस क्या होता है, और हमारे बॉडी में जो फूड हम ले रहे हैं ये कैसे ब्रेक डाउन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड ट्राई टू स्टडी every day in your 10th standard so that you can score good marks in the examination. Thank you so much.